गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में VS रॉय एजुकेशन पॉइंट। और अपने स्टार्ट कर रहे हैं एक्सिस एकेडमी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस। उन क्लासेस में आज तक देखो अभी तक अपना जो सिलेबस चलता था बेटा वो चलता था स्टेट बोर्ड। अब जो हम सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे NCERT। तो अब तक के सिलेबस में जो भी हमने पढ़ा है तो वो बेटा आपके आप एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आगे आपको जो पढ़ना है वो न्यू बुक्स से पढ़ना है। न्यू बुक्स आपकी लग चुकी है आपके पैटर्न में NCERT। तो NCERT टॉपिक पर अपन जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं आज, उस बुक का अपन छठा लेसन ले रहे हैं जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। तो उस रेखाएं एवं कोण टॉपिक में से अपन डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से इस लेसन को हम आगे सोल्व करेंगे। तो सभी से पहले रेखाओं से पहले भी जो छोटी से छोटी जो ज्यामिति है, उसमें हम डिस्कस करते हैं पहले बिंदु को। सबसे पहली हम डेफिनेशन स्टार्टिंग करेंगे बिंदु की। तो बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है, हम पहले छोटी क्लासों में खूब हमने आप पढ़ा है कि ऐसी आकृति जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ऐसी आकृति जिसकी ना कोई लंबाई हो और ना ही चौड़ाई हो। ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई हो और ना ही चौड़ाई हो क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। यानी कि बिंदु को हम, अब आप सोचो जिसकी कोई लंबाई नहीं हो, चौड़ाई नहीं हो, क्या कोई ऐसी आकृति हो सकती है? तो ये हमारी आकृति बहुत ही छोटी सूक्ष्म आकृति है जिसको हम मान सकते हैं किसी पेपर पर शार्प पेंसिल के अगर नोट को लगा करके जो आकृति हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या नाम दे सकते हैं? बिंदु। क्लियर? तो हमारी जो सबसे ज्यामिति की जो सबसे छोटे से छोटा पॉइंट है वो हमारा होता है बेटा बिंदु। अब इससे हमें शुरुआत करते हैं, बिंदु से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा जिससे हम बताते हैं आगे रेखाखंड। अगला टॉपिक हम बात क्या करते हैं? रेखाखंड। वैसे पहले रेखा पढ़ना चाहिए लेकिन मैं आपको रेखाखंड बता रहा हूँ। यदि दो बिंदु, यानी बिंदु ए, यदि दो बिंदुओं ए व बी को सीधा मिलाया जाए, सीधा या सपाट मिलाया जाए तो प्राप्त आकृति क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। प्राप्त आकृति को क्या नाम दिया जाएगा? रेखाखंड कहलाती है। जिसकी आकृति हम बनाए तो इस तरह से बनाई जा सकती है। हमने बिंदु ए लिया ये वाला और एक बिंदु बी लिया ये वाला। अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें रेखाखंड AB मिल जाता है। क्लियर? तो रेखाखंड से हम समझ रहे हैं कि रेखा का खंड, ये रेखा का एक भाग होता है। तो हम रेखा क्या होती है वो समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेखा। तो रेखा क्या होती है बेटा? रेखा होती है A और B। यदि इसको भी बाईं तरफ और इसको दाईं तरफ जब बढ़ाया जाए, अनंत दूरी तक इसे बढ़ाया जाए, सीधा या सपाट बढ़ाया जाए, तो प्राप्त आकृति को ही क्या कहते हैं? हम रेखा कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं यदि रेखाखंड के अंत्य बिंदु या अंतिम बिंदुओं को दोनों तरफ अनंत का मतलब हम उसको कहीं तक भी बढ़ा रहे, अनंत तक बढ़ाया जाए। यदि रेखाखंड के अंतिम बिंदुओं को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जाए तो एक रेखा प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होती है? रेखा प्राप्त होती है। अब ये रेखा क्या होती है इसे समझते हैं। अगर हमने बिंदु ए और बिंदु बी इस तरह से लिया था, रेखाखंड ए और बी लिया था,
इसे जब दोनों दिशाओं में बढ़ाया गया, इधर की तरफ बढ़ाया ये नहीं पता कहाँ तक, और इधर की तरफ बढ़ाया ये नहीं पता कहाँ तक। ये डायरेक्शन सी कहती है कि इधर तक कहीं तक भी जा सकते हैं, इधर तक कहीं तक भी जा सकते हैं। तो इस प्राप्त आकृति को ही क्या नाम दिया जाएगा? रेखा। क्लियर हो पा रही है मेरी बात? 3 चीज़ें हमने पढ़ी। इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं बिंदु से किरण, अगला जो पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा किरण। अभी किरण क्या होती है इसे समझते हैं। यदि एक बिंदु से या रेखाखंड के एक बिंदु को, यदि रेखाखंड के एक अंतिम बिंदु को अनंत तक बढ़ाया जाए, अनंत तक बढ़ाया जाए तो प्राप्त आकृति किरण होती है। तो हमारी जो आकृति प्राप्त होगी हमें वो क्या होगी? एक किरण प्राप्त होगी। जैसे हमने रेखाखंड ए बी इस तरह से लिया था, ए और बी, ए को इस तरह से हमने इधर बढ़ाया तो यह आकृति हमें क्या मिल रही? किरण मिल रही। या फिर हमने इसी तरह से रेखाखंड हमारा ये था, इधर की तरफ बढ़ाया तो किरण क्या मिल रही? किरण मिल रही। यानी कि हम रेखाखंड को किसी एक दिशा में बढ़ाएंगे तो वो मिलने वाली आकृति क्या होगी? किरण होगी। और अगर दोनों दिशाओं में बढ़ाएंगे तो हमें मिलने वाली आकृति रेखा होगी। दोनों में डिफरेंस है। रेखा को दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है और किरण को या तो इधर या फिर इधर बढ़ाया जा सकता है, एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने कुछ आकृतियों को पढ़ा, पहले बिंदु, फिर रेखाखंड, फिर रेखा और फिर किरण। तो आगे जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कोणों के बारे में, या इससे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है उनको समझते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं कितनी होती है? 2 होती है, हम 2 ही लेंगे क्योंकि 2 रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इसकी अभिज रही थी, हम बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा लेसन उसमें अभिज रही थी और अभी धारणाएं दे रखी है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इनको हम समझ लेते हैं। यानी कि इस तरह से एक रेखा थी और एक इस तरह से रेखा जा रही है। दोनों रेखाओं के हम नाम दे दें, एक का नाम हमने एल दिया, एक रेखा का नाम हमने एम दिया। तो ये दोनों एक रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा, और इस बिंदु को हम कहेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु, जिस बिंदु पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं की अभिज रहती भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें पहले जान लेते हैं समांतर रेखाएं होती क्या हैं। समांतर रेखाएं यानी कि लिखेंगे ऐसी रेखाएं जिनको चाहे कितना भी आगे बढ़ा लिया जाए, लेकिन कभी भी
एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं, या उनके बीच की दूरी, या उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, समान रहती है, कोमा समांतर रेखाएं, कोमा समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो समांतर रेखाएं किस प्रकार से हुई? इस प्रकार से हमने दो रेखाएं खींची, एक रेखा ये वाली है और एक रेखा ये वाली है। अब इन रेखाओं को आगे आप इधर भी चाहे कितना भी बढ़ा लीजिए, इधर भी कितना भी बढ़ा लीजिए, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान बढ़ी रहेगी। आप इनको चाहे कहीं तक भी बढ़ा लीजिए, कभी नहीं करेंगी। इसलिए इनके बीच की दूरी, अगर यहाँ पर कोई डी दूरी है तो यहाँ पर भी डी होगी, यहाँ पर भी डी होगी, यहाँ पर भी डी होगी। कहीं पर भी चेक करेंगे सबके बीच की दूरी हमेशा समान होगी। तो दोनों में अंतर क्या है? ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये थी हमारी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। अब हम पढ़ते हैं कोणों के बारे में। तो कोण क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। फिर कोण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, वो सभी हम जानेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा कोण। देखो कोण क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा कोण है। यानी कि यदि कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति के साथ जितना घुमाव उत्पन्न करती है, उस घुमाव को कोण कहते हैं। उस घुमाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो फिर से देखो, यदि कोई किरण, हमने इस प्रकार से एक किरण खींच ली जिसकी स्थिति ये प्रारंभिक स्थिति है, हमारी प्रारंभिक स्थिति, इस तरह से कोई किरण थी, तो उसने क्या किया? अपनी प्रारंभिक स्थिति के साथ एक घुमाव उत्पन्न किया, यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया और चलते चलते यहाँ पर पहुँच गई। तो ये जो स्थिति है, जो उत्पन्न किया, इसने जो घुमाव उत्पन्न किया, उस घुमाव को थीटा क्या कहा जा रहा है? कोण कहा जा रहा है। समझ पा रहे हैं कोण की परिभाषा? ये प्रारंभिक स्थिति के साथ कोई भी किरण जो इतना घुमाव उत्पन्न करती है, उस घुमाव को ही क्या नाम दिया जाता है? कोण दिया जाता है। अब कोण भी कई प्रकार के होते हैं, हम सबको पढ़ते हैं। पहला होता है न्यून कोण। पहला क्या होता है? न्यून कोण, जो कि 0 डिग्री से बड़ा होता है थीटा और 90 डिग्री से छोटा होता है। दूसरा होता है हमारा समकोण। ये कोण जो होता है, थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री के बराबर होता है। जी पूरा का पूरा 90 डिग्री फिक्स 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। चौथा होता है हमारा ऋजु कोण या सरल कोण। ऋजु कोण या सरल कोण, जो कि 180 डिग्री के
बराबर होता है। ठीक है। और पांचवा जो हमारा होता है उसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो इस प्रकार से हम 5 कोणों के प्रकार इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। क्लियर। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी अगले जो आगे हम पढ़ेंगे वो उस अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझें और नोट करें।